बीपीएससी करंट अपडेट में स्वागत है आपका। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण खबरों को बहुविकल्पीय प्रश्नों के रूप में लेकर हम आपके सामने आते हैं और हमारी कोशिश होती है कि सप्ताह भर की जो महत्वपूर्ण खबरें हैं वो आप तक पहुंच जाएं ताकि आगामी आपकी परीक्षा में ये प्रश्न सहायक हो सके। तो चलिए देखते हैं कि इस सप्ताह की वो महत्वपूर्ण खबरें कौन सी हैं। पहले प्रश्न के साथ शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न कथन और कारण के रूप में आपके लिए है। कथन क्या है? कथन ये है कि बिहार सरकार ने बिहार पत्रकार सम्मान योजना के तहत सेवानिवृत्त पत्रकारों की मासिक पेंशन 6,000 से बढ़ाकर 15,000 कर दी है। दूसरा है, सरकार यह मानती है कि पत्रकार समाज के लिए आवश्यक सेवा प्रदान करते हैं और उनके आर्थिक सामाजिक कल्याण की जिम्मेदारी सरकार की है। अब इसमें से दोनों कथनों के लिहाज से आपको बताना है, सही विकल्प का चयन करना है। विकल्प ए है कि ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। बी है ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सी है ए सत्य है, आर असत्य है। और आपका डी ऑप्शन है कि ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। तो यहां पर अगर देखिए, यहां पर अगर आप देखें तो बिहार सरकार ने भी पत्रकारों के सम्मान के लिहाज से, क्योंकि इनको लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है, यहां पर जो पेंशन मिल रही थी पत्रकारों को उसकी राशि में इजाफा किया है और ये बढ़ाकर 15,000 कर दिया गया है, जो कि पहले 6,000 रुपए पेंशन थी। अब ये मासिक पेंशन यानी हर माह हर महीने में ये पेंशन जो मिल रही थी वो 6,000 की बजाय 15,000 मिलेगी। तो आपका पहला कथन सही है। अब साथ ही साथ सरकार लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में इनका सम्मान भी करना चाहती है, तो दोनों ही कथन आपके सही हैं, व्याख्या भी है, तो ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। अब ये बिहार के मुख्यमंत्री के द्वारा बिहार पत्रकार सम्मान योजना के तहत ही जो रिटायर्ड पत्रकार होते हैं उनके लिए पेंशन में बढ़ोतरी की घोषणा की गई है। अब ये राशि आपको बताई दी गई कि 6,000 से बढ़ाकर 15,000 रुपए कर दिया गया। साथ ही साथ जिस व्यक्ति को पेंशन मिल रहा है, अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उस पर कोई ना कोई आश्रित होता है या उसका जीवन साथी होगा, तो जो भी आश्रित होगा, जीवन साथी होगा, उसको मिलने वाली राशि भी बढ़ा दी गई है। उसको मिलने वाली राशि क्या होगी? आश्रित या जीवन साथी को वो 10,000 रुपए प्रति माह मिलेंगे। और पहले ये कितना था? तो पहले 3,000 रुपए था। यानी कि पेंशन बढ़ाकर 6,000 से कितना कर दिया गया? 15,000। और जो आश्रितों को मिलने वाली राशि थी, पहले 3,000 थी, उसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 10,000। तो ये दोनों तथ्य आपको याद रखने हैं। अब ये पत्रकारों के सम्मान के लिहाज से है, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ होने के नाते। लेकिन इसमें कौन से पत्रकार एलिजिबल होंगे, एक बार उनकी पात्रता पर भी नजर डाल लेते हैं। तो एलिजिबिलिटी के लिहाज से अगर देखें तो पहली बात तो ये कि वो बिहार का नागरिक होना चाहिए, बिहार का पत्रकार होना चाहिए। तो पहली बात तो ये है। दूसरा ये है कि उसके पास कम से कम जो पत्रकारिता का अनुभव है वो 20 वर्ष का होना चाहिए। अगर कोई रिटायर भले ही हो गया हो लेकिन 20 वर्ष से कम का अनुभव है तो उसके लिए पात्र नहीं होगा। बिहार सरकार के साथ पंजीकृत सभी पात्र सेवानिवृत्त पत्रकारों में से जिसके पास कम से कम 20 वर्ष का अनुभव रखने वाले पत्रकार जिनमें हो, उनको ये मिलेगा। बिहार के निवासी होना चाहिए। अब लाभ उठाने के लिए आवेदक की आयु 60 वर्ष भी होनी चाहिए, तभी योजना का लाभ उठा सकते हैं। पत्रकार को सूचना जनसंपर्क विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए और प्रमाण पत्र राज्य सरकार द्वारा सत्यापित होना चाहिए। तो ये कुछ उसके एलिजिबिलिटी के लिए, पात्रता के लिए कुछ शर्तें भी इसमें बताई गई। दूसरा है, हाल ही में भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? विकल्प आपके सामने है, देवाशीष पांडा, अजय सेठ, टीवी सोमनाथन, अरविंद सुब्रमण्यम। तो इसका सही विकल्प बी है, अजय सेठ ने। और अजय सेठ ने किसका स्थान लिया है? तो इससे पहले देवाशीष पांडा थे, इन्हीं को रिप्लेस करके अजय सेठ ने ये हाल ही में IRDAI यानी कि जो बीमा नियामक के लिए बनाई गई संस्था है उसके अध्यक्ष के तौर पर पदभार ग्रहण किया है। पहले क्या थे ये? तो पहले पूर्व वित्त और आर्थिक मामलों के सचिव थे अजय सेठ। अब इन्हीं को भारतीय बीमा नियामक तथा विकास प्राधिकरण यानी IRDAI का नया प्रेसिडेंट, नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। किसका स्थान लिया है? तो देवाशीष पांडा का स्थान लिया है। अब इनकी नियुक्ति कितने समय के लिए होगी? तो 3 वर्ष के लिए होगी। लेकिन अगर 65 वर्ष की आयु 3 वर्ष से पहले ही पूरी कर लेते हैं तो 65 वर्ष होगी, यानी 3 वर्ष या 65 वर्ष, इसमें जो भी पहले होगा तब तक ये काम करेंगे इस पद पर। IRDAI की अगर बात करें तो ये वर्ष 1999 में स्थापित एक विनियामक निकाय है। किस चीज का विनियमन करने के लिए इसको बनाया गया है? किस चीज के रेगुलेशन के लिए बनाया गया है? तो जो बीमा का क्षेत्र है, IRDAI अधिनियम 1999 के तहत इसको एक वैधानिक निकाय बनाया गया था, वित्त मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। और जो भी बीमा के ग्राहक होते हैं, यानी अगर किसी का बीमा होता है तो ग्राहकों के हितों की सुरक्षा हो रही है कि नहीं, इस बात को देखने के लिए, इस बात का विनियमन करने के लिए, रेगुलेशन करने के लिए इसको गठित किया गया था। कैसा निकाय है? तो ये एक वैधानिक निकाय है, याद रखिएगा, ये आप जरूर याद रखेंगे। कब स्थापित हुआ था? तो 1999 में इसको स्थापित किया गया था। इसके अलावा अगर देखेंगे तो बीमा उद्योग जो है, पूरा का पूरा बीमा उद्योग, उसके रेगुलेशन के लिए यह गठित किया गया था।
उसके समुचित विकास को ध्यान में रखने के लिए। इसमें अध्यक्ष की बात कर लें, सदस्य की बात कर लें, तो 1999 IRDAI अधिनियम 1999 की धारा 4 ये कहती है कि इस प्राधिकरण में कुल कितने सदस्य होंगे, तो कुल 10 सदस्य होंगे, जिसमें कि अगर देखें तो एक आपका क्या होगा, अध्यक्ष होगा, साथ ही साथ 5 इसमें क्या होंगे, पूर्णकालिक सदस्य होंगे, और 4 जो होंगे वो कैसे होंगे, अंशकालिक सदस्य होंगे। तो ये हो गए 5, 1, 6 और 4 10, कुल सदस्यों की संख्या 10 होगी। अब ये सभी सदस्य किसके द्वारा नियुक्त किए जाएंगे, तो ये सभी सदस्य सरकार के द्वारा ही नियुक्त किए जाएंगे, तो ये आपको याद रखना है। अगला है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जुलाई 2025 में आशा कार्यकर्ताओं की मासिक प्रोत्साहन राशि को 1000 से बढ़ाकर कितना कर दिया है। तो जो आशा कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ती हैं, उनके मासिक पेंशन की जो राशि है, मासिक प्रोत्साहन की जो राशि है, पेंशन ही प्रोत्साहन की जो राशि है वो बढ़ाकर कर दी गई है 1000 से 3000। तो यहाँ पर सी विकल्प आपका सही होगा। और साथ ही साथ याद रखेंगे, जो ममता कार्यकर्ता होती हैं, यानी कि जो प्रसव का कार्य वो करवाती हैं, तो उस एक प्रसव के लिए पहले उनको जो 300 रुपए दिए जाते थे, अब उसमें भी वृद्धि कर दी गई है। अब एक प्रसव के लिए उनको 600 रुपए दिए जाएंगे, यानी कि सिर्फ आशा कार्यकर्ताओं के मासिक प्रोत्साहन राशि में 1000 से बढ़ाकर 3000 वृद्धि ही नहीं की गई है, बल्कि जो ममता कार्यकर्ता है उनको प्रति प्रसव अब जो राशि मिलेगी वो 600 रुपए मिलेगी, 300 रुपए पहले की बजाय। हाल ही में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय एवं स्मृति स्तूप का उद्घाटन किया गया। यह संग्रहालय और स्तूप किस जिले में स्थित है? विकल्प आपके सामने है, पटना, गया, वैशाली या नालंदा। तो यहाँ पर सही विकल्प क्या होगा, तो ये स्थित है वैशाली में। बुद्ध से ही संबंधित आपको बौद्ध संगीतियां याद होंगी, जिसमें कि जो दूसरी बौद्ध संगीति थी वो कहाँ पर हुई थी, वैशाली में ही हुई थी। पहली कहाँ हुई थी, तो राजगृह में, दूसरी वैशाली में, तीसरी पाटलिपुत्र में और चौथी कुंडलवन में। तो वैशाली में क्या हुआ है, बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय और स्मृति स्तूप है, उसी का उद्घाटन हुआ है। तो ये प्रश्न महत्वपूर्ण है, आप याद रखेंगे। अब देखिए कब उद्घाटन हुआ, तो उद्घाटन तिथि है 29 जुलाई 2025 को। और उद्घाटन किसने किया, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। अब यहाँ पर एक कार्यक्रम हो रहा था, जो स्मृति स्तूप का प्रथम तल है उस पर एक मुख्य हाल है, वहीं पर एक कार्यक्रम हो रहा था। भगवान बुद्ध के जो पवित्र अस्थि अवशेष हैं उसके अधिष्ठापन का कार्य यहाँ संपन्न हो रहा था, वहीं पर मुख्यमंत्री शामिल होते हैं इस कार्यक्रम में। और यहीं पर दलाई लामा जी के कुछ लिखित संदेश थे, उनको भी पढ़ा गया। और इस कार्यक्रम में अगर आप देखेंगे तो 15 से ज्यादा देशों के जो प्रमुख बौद्ध भिक्षुगण थे और बौद्ध धर्मावलंबी थे यहाँ पर उपस्थित हुए थे। तो एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें अन्य देशों के लोग भी, बौद्ध मतानुयायी लोग भी उपस्थित हुए थे। अगला प्रश्न है, हाल ही में गंगा गैलरी, पाटली गैलरी और प्रेक्षागृह, ध्यान रखिएगा, गंगा गैलरी, पाटली गैलरी और प्रेक्षागृह, शिलापट का अनावरण कर फीता काटकर उद्घाटन किया गया। ये किस भवन का हिस्सा है आपसे पूछा जा रहा है। बिहार संग्रहालय का हिस्सा है, बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय का हिस्सा है, पटना संग्रहालय का हिस्सा है, राजेंद्र स्मृति भवन का हिस्सा है। तो दरअसल ये जो तीनों ही आपको ये दिखाई दे रहा है, जो गंगा गैलरी हो गया, पाटली गैलरी हो गया या प्रेक्षागृह हो गया, ये पटना संग्रहालय में इनका उद्घाटन किया गया है और ये इसी भवन का पार्ट है। तो याद रखिएगा उद्घाटन की तिथि कब है, 27 जुलाई 2025 को मुख्यमंत्री के द्वारा पटना संग्रहालय के ये नवनिर्मित स्थान है, जिसको गंगा गैलरी, पाटली गैलरी और प्रेक्षागृह का यहाँ पर उद्घाटन हुआ है। अब जो ये पटना संग्रहालय है, इसको स्थानीय रूप से क्या कहा जाता है, इसको जादूघर के नाम से भी लोग बुलाते हैं। और इसकी स्थापना की अगर बात करेंगे तो इसकी स्थापना आजादी से पहले ही हो गई थी। 1915 में ही जो आयुक्त का बंगला था, उसी बंगले में, उसी बिल्डिंग में पहले इसकी स्थापना हुई थी। बाद में क्या हुआ, बाद में ये दूसरी जगह शिफ्ट हुआ, जो हाईकोर्ट का भवन है वहां शिफ्ट हुआ और फिर हाईकोर्ट के भवन से एक नई इमारत का निर्माण कराया गया। और इस नई इमारत का निर्माण तो 1928 में ही हो गया था, लेकिन ये 1929 में अगर आप देखेंगे तो पब्लिक के लिए खोली गई थी। इस नई इमारत के वास्तुकार कौन थे, तो इसके वास्तुकार थे राय बहादुर विष्णु स्वरूप। और इसमें जो शैली, जो आर्किटेक्चर की जो शैली थी वो याद रखिएगा शौरसेनी थी। शौरसेनी शैली में यहाँ का आर्किटेक्चर, इसका निर्माण था। जो बिल्डिंग यहाँ पर बनाई गई और वो बिल्डिंग पब्लिकली, लोगों के लिए, जनता के लिए कब खोली गई, आम लोगों के लिए 1929 में खोली गई थी। और पहले यहाँ पर 60,000 कलाकृतियां थी, जो कि बाद में यहाँ से 28,000 से ऊपर, यानी कि 28,470 कलाकृतियों को एक फिर से नई बिल्डिंग बनाई गई, नया नवनिर्मित बिहार संग्रहालय बनाया। उसमें से 60,000 में से 28,470 कलाकृतियां वहां पर ट्रांसफर कर दी गई। तो ये याद रखिएगा, पटना संग्रहालय से संबंधित कुछ तथ्य भी थे। अब हाल ही में बिहार सरकार ने किस आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है? विकल्प आपके सामने है, महत्वपूर्ण सवाल है। महिला आयोग, राज्य सेविका आयोग, राज्य सफाई कर्मचारी आयोग या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, राज्य सफाई कर्मचारी आयोग, यानी समाज का एक ऐसा वर्ग जिसको कि मुख्यधारा में शामिल करने की आवश्यकता है। इस लिहाज से बिहार सरकार ने राज्य सरकार जो सफाई कर्मचारी हैं, इनके लिए एक आयोग बनाने के लिए, एक आयोग के गठन करने के लिए मंजूरी दे दी है।
अब ये घोषणा कैबिनेट के द्वारा की गई है। इसमें सफाई कर्मचारियों के संपूर्ण विकास के साथ साथ उनका सामाजिक आर्थिक कैसे डेवलपमेंट हो सके, इसके लिए इस आयोग के गठन को मंजूरी दी गई है। अब इस आयोग में कौन होगा, इसकी संरचना में कौन कौन शामिल होगा? एक तो आपका अध्यक्ष हो जाएगा, एक आपका वाइस प्रेसिडेंट हो जाएगा, उपाध्यक्ष हो जाएगा, एक आपकी महिला इसमें सदस्य हो जाएगी और एक इसमें ट्रांसजेंडर को भी स्थान दिया गया और कुल सदस्यों की संख्या होगी 5। इन 4 के अलावा एक सदस्य और होगा, तो 5 सदस्य इसमें शामिल होंगे। और ये उम्मीद की जा रही है कि ये जो समिति होगी, ये जो आयोग बनेगा, स्वच्छता कार्यों में लगे समाज के जो वंचित वर्ग हैं उनको सामाजिक आर्थिक रूप से उनका विकास करके उनको समाज की मुख्य धारा में लाने में सफल होगा। उस पर इस आयोग से परिणाम देखने को बढ़िया सुखद मिलेंगे। अब अगला प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? 1916, 17, 1919 या 1930? तो आप जानते हैं चंपारण सत्याग्रह की जब बात आती है तो चंपारण सत्याग्रह बेसिकली 1917 में हुआ था। और ये क्यों हुआ था? तो नील की खेती जो थी उसको बाध्यकारी बना दिया गया था। यहाँ पर एक पद्धति प्रचलित थी जिसको हम क्या कहते हैं, 3 कठिया पद्धति। तो 3 कठिया जो पद्धति थी, इसमें क्या था? इसमें यह था कि जो 3/20 भाग है, इस हिस्से पर नील की खेती बाध्यकारी कर दी गई थी कि आपको नील की खेती करना ही करना है। अब उससे क्या था, जो किसान थे उनका शोषण होने लगा। ये नील की खेती इसलिए की जाती थी कि इससे अंग्रेजों को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो, लेकिन वो भूमि बंजर होने लगती थी, उस भूमि पर दूसरी पैदावार नहीं होती थी, तो बाध्यकारी बनाने की वजह से किसानों को नुकसान होता था। इसके विरोध में स्वर उठे और चंपारण सत्याग्रह 1917 में आप देखेंगे कि बिहार में इसी नील की कृषि के विरोध में किसानों ने अपने शोषण के विरुद्ध आवाज उठाई और यहाँ पर जो उनको मजबूर किया जा रहा था उसके खिलाफ ये लामबंद हुए। अब राजकुमार शुक्ल यहाँ के थे, इन्होंने क्या किया, न्योता दिया महात्मा गांधी को और इनके न्योते पर ही महात्मा गांधी वहां जाते हैं और फिर चंपारण जो कृषि अधिनियम है, गांधी जी के नेतृत्व में ही यहाँ पर आप देखेंगे कि जांच समिति बैठती है और उस जांच समिति ने, जब ये आंदोलन चलता है, चंपारण सत्याग्रह चलता है, गांधी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ता है, तो फिर 1918 में चंपारण कृषि अधिनियम बनता है और उसके अंतर्गत ही जो ये 3 कठिया पद्धति थी जिसके अंतर्गत नील की कृषि को बाध्यकारी बनाया गया था, इसको समाप्त कर दिया जाता है। तो 3 कठिया पद्धति यहाँ पर समाप्त होती है, ये याद रखिएगा, और 1917 में हुआ था। आगे बढ़ेंगे, अभ्यास प्रश्न की तरफ चलेंगे, लेकिन उससे पहले आपके लिए सूचना है कि हमारे एमपीपीएससी इंदौर शाखा में 11 अगस्त से सुबह 11 बजे से नए बैच की शुरुआत हो रही है। वहीं पर यूपी पीसीएस लखनऊ में 31 जुलाई से सुबह 8 बजे से नए बैच की शुरुआत हो रही है और एमपीपीएससी इंदौर ब्रांच में 11 अगस्त सुबह 11 बजे से नए बैच की शुरुआत हो रही है। अन्य जानकारी को विस्तार से चाहते हैं तो 87501 वो नंबर है जिस पर आप कॉल भी कर सकते हैं और विस्तार से जानकारी भी ले सकते हैं। अंत में अभ्यास प्रश्न को भी देखते हैं। तो पटना संग्रहालय का स्थानीय नाम क्या है? विकल्प आपके सामने है। का स्थानीय नाम क्या इतिहास भवन है, जादूघर है, पुरातात्विक स्मारक है या कलाशाला है? तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।